हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन और आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके सो सबसे पहली चीज़ मैंने लास्ट क्लास में जो हमने किया था ना वो किया था वैल्यूज़ के बारे में किया था। वैल्यूज़ को अच्छे से रीड किया था हमने कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं। सोशल साइंस हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाता है और वैसे भी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वैल्यूज़ में हमने ईमानदारी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है वो होनी चाहिए। ऐसी ढेर सारी हमने जो वैल्यूज़ है वो पढ़ी थी और वैल्यूज़ क्यों ज़रूरी होती हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है वो भी हमने पढ़ा था। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है ना वो है रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट, क्योंकि ये ही मैंने बताया था कि टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक बचा है सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, एक बचा रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद उसके जो सब सब्जेक्ट है, ये तो अदर सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे बाकी सोशल साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है सोशल साइंस का, कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। इसके अलावा नेचुरल साइंस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, लैंग्वेज के साथ, आर्ट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आर्ट में मेरे कहने का मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ या जो कला होती है उसके साथ। इसके अलावा सोशल साइंस का उसके खुद के सब सब्जेक्ट के साथ कैसा है, तो हिस्ट्री के साथ कैसा है, ज्योग्राफी के साथ कैसा है, इकोनॉमिक्स के साथ कैसा है, सोशियोलॉजी के साथ कैसा है, और बाकी जो है वो। इसके अलावा एक ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, वो हम बिल्कुल नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी करके है, वो हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। और मैंने ये भी बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक्स हैं, जितने भी अभी जो 2 क्लास पीछे हो चुके हैं, ये थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ठीक है। ये क्लास 3 है। और सेकेंडली ये थर्ड क्लास है। और क्या बताया था मैंने, और मैं बता रही थी कि जो सीटेट का जो सोशल साइंस होता है उसकी पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट की पेडागोजी के लिए जो पार्ट 2 की आती है सोशल साइंस की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे ये, क्योंकि सब्जेक्ट मटीरियल है, ये मटीरियल है। इसको पढ़ के ही इसको पढ़ के तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, लेकिन क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DSSB के PRT में सीटेट में तो आएगा ही। सीटेट पार्ट 2 जो पेपर 2 हम कहते हैं उसके अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो DSSB एग्जाम है PRT का, उसके अंदर भी पेडागोजी आती है, ठीक है। थोड़ी बहुत पेडागोजी जो है वो आएगी ही आएगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए। और डीएलएड में जो हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेते हैं ना उसके लिए भी जरूरी है। तो मैं सोच रही थी कि पहले से ही बता के चलूँ, सो दैट, क्योंकि ये मटेरियल चेंज नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा। सोशल साइंस का जो सब रिलेशनशिप है मैथ्स के साथ, वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इसीलिए ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। चलो, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस एंड विद अदर सब्जेक्ट, ये समझाने से पहले कि सोशल साइंस का उसके बाकी सब्जेक्ट के साथ जो उसके अंदर नहीं है शामिल, बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो समझने से पहले सेम सोशल साइंस समझना पड़ेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोशल साइंस का मतलब होता है, जिसमें सोशल का मतलब होता है समाज का अध्ययन करना। यानी कि समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज का अध्ययन करना, प्लस समाज के अंदर जो हम ह्यूमंस हैं उनका अध्ययन करना सोशल कहलाता है। और साइंस का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करके देख रहे हो, उसको हम साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसका संबंध स्कूल स्तर पे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट से है। यानी कि सोशल साइंस का जो संबंध है स्कूल लेवल पे जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, जैसे मैथ्स पढ़ाते हो, ठीक है, जैसे कि मैथ्स पढ़ाते हो, जो लैंग्वेज है वो पढ़ाते हो, उससे रिलेशन है इसका। मैथ्स है, साइंस है, ये सबसे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके अंदर पहली बात तो मानव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि इसका संबंध स्कूल स्तर पे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट से है और मानव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं तो हमारा ही अध्ययन किया जाएगा, तो हमारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, यानी कि सोशल साइंस का क्या संबंध होता है नेचुरल साइंस से, और नेचुरल साइंस का मतलब होता है फिजिकल साइंस। इसका मतलब होता है फिजिकल साइंस से। एंड फिजिकल साइंस का मतलब होता है जिसके अंदर केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, जिसमें बायोलॉजी आती है, जूलॉजी आती है, उससे होता है। तो नेचुरल साइंस से क्या लेना देना है, देखो नेचुरल साइंस के अंदर क्या आता है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट,
हम जैसे यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं तो हमारे आसपास हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, हवा चल रही है, फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है हवा यानी कि वायु। फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है क्लाउड्स होंगे, ऊपर आप आसमान में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लाउड्स दिख जाएंगे, स्काई दिखेगा, ठीक है। रेन हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही होगी तो बारिश हमें दिख सकती है, तो मतलब बारिश की बूंदें हमें दिख सकती है, जो कि नेचुरल चीज़ है, जो कि हमारे फिजिकल यानी कि हमारे भौतिक पर्यावरण का भाग है। तो अगर हम अपने भौतिक पर्यावरण के मतलब हमारा जो हम हमारे आसपास पूरा भौतिक पर्यावरण बना हुआ है, तो हमें भौतिक पर्यावरण को स्टडी भी करना चाहिए। हमें तो फिर सारे मैकेनिज्म, सारे प्रोसेस पता होने चाहिए, सारे फिनोमेना भी हमको पता होने चाहिए। तो इसलिए हम क्योंकि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, हमारे आसपास हवा है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, मिट्टी है, पानी है, सब कुछ है, तो हमें इसीलिए सोशल साइंस का जुड़ाव नेचुरल साइंस से है, क्योंकि हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, तो हमें इसको भी समझना पड़ेगा। जियोलॉजी का मतलब है कि जियो के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में जानकारी, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो हमें जियो के बारे में यानी कि हमें अपने भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हमें कभी कभी हम भूकंप भी महसूस करते हैं, यानी कि हम अर्थक्वेक भी महसूस करते हैं, तो उस अर्थक्वेक के वजह से हमें जो नीचे जो चल रहा है यानी कि जो अर्थ के नीचे चल रहा है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम पेड़ पौधों से ही जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलता है, मतलब वहाँ से लेते हैं, तो बॉटनी हमें प्लांट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है, एनिमल्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें जूलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। सो बेसिकली और जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं साइंस में, जितनी भी इन्वेंशन होती हैं उसका इंसानों पे असर पड़ता है, ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले ऐसे कहा जाता था कि पहले के टाइम पे ना मिक्सीज नहीं होती थी, तो जो विमेन्स होती थी, क्योंकि उस समय यही ऐसा ही समाज था, विमेन्स जो होती थी वो खुद एक बहुत बड़ा सा इमाम दस्ता काइंड ऑफ होता था। इमाम दस्ता ये यानी कि कुछ ऐसा ग्लास जैसा समझ लो, और एक बहुत बड़ा सा जो उसको कूटने वाला होता है वो होता था, तो मतलब ऐसे ठक ठक करके ऐसे कूटना पड़ता था। तो मतलब बहुत मतलब मिर्च जो है ऐसी कूटी जाती थी, और अगर आप चटनी बना रहे हो तो सिलबट्टे पे ऐसे ऐसे करके आप उसको पीसोगे, तो इससे क्या होता था, हमारे हाथों का इन सब का मूवमेंट होता था। लेकिन आज क्या है, आज क्योंकि इन्वेंशन हो गई है तो उसका असर हम पे पड़ता है, आज हम अपना काम जल्दी फटाफट कर लेते हैं। जिस चीज़ को कूटने में पीसने में हमें 1 घंटा लग जाता था, आधा घंटा लग जाता था, वो काम आज 5 मिनट में हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब साइंस की तो देन है, साइंस ने ही तो बहुत सारे इन्वेंशन करवाए हैं, और अगर साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, तरक्की की है, तो उसका असर हमारे मानवों पे पड़ेगा, और अगर मानव पे पड़ेगा, इंसान पे पड़ेगा, उसके समाज पे पड़ेगा, तो सोशल साइंस में ये बात जरूर जाएगी, मतलब सोशल साइंस जरूर इस चीज़ को समझेगा। मतलब सोशल साइंस के अंदर इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस को भी रखा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे लिखा है पेडोलॉजिस्ट एंड पेट्रोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पेडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सॉइल की स्टडी करते हैं, और मैंने अभी भी ये चेक नहीं किया है, ये गलत भी हो सकता है, नहीं गलत नहीं है, मतलब पेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सॉइल की स्टडी करते हैं, और जो पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो रॉक्स की स्टडी करते हैं वो पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो देखो हमारे आसपास मिट्टी भी है, हमारे आसपास रॉक्स भी हैं, और जो इनकी स्टडी करता है वो पेडोलॉजिस्ट पेट्रोलॉजिस्ट दोनों कहलाता है। ये चीज़ आप साइंस के अंदर भी पढ़ सकते हो, और ये चीज़ आप सोशल साइंस में भी पढ़ सकते हो, इसलिए साइंस और सोशल साइंस का जुड़ाव है, क्योंकि हम हर जगह से साइंस से घिरे हुए हैं, हर जगह विज्ञानी है हमारे, तो विज्ञान का असर क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है, हम पर पड़ता है, और हम सोशल साइंस का पार्ट है क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसका संबंध इसके साथ हो जाता है। फिर आ जाओ मैथ्स एंड सोशल साइंस। देखो मैथ्स हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कुछ भी बाहर लेने के लिए जाओगे, आप कुछ भी मार्केट में लेने के लिए जाओगे, या कुछ भी आप घर पर मंगा रहे हो, आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। आपको जोड़ गुणा घटा भाग जो भी होता है वो सब करना पड़ेगा, यानी कि आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ करोगे। सो मैथ्स एंड सोशल साइंस में लिखा है गुणा भाग जोड़ घटा, यूज ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ। मैथ्स का ये मैथ्स पेडागोजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को जब भी आप मैथ्स पढ़ाओगे तो उनके जो इन्वायरमेंट है, जो उनका क्या बोलेंगे डेली लाइफ है, डेली एक्टिविटीज़ जो है उससे आप समझा के पढ़ाओगे। एंड यूज़ ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ, क्योंकि हमारा मैथ्स का यूज़ है डेली लाइफ में, इसलिए हमें कहीं ना कहीं सोशल साइंस के अंदर भी मैथ्स को रखना पड़ेगा। अब देखो सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था एक कंट्री की भी होती है, राष्ट्र की भी होती है, और घर की भी होती है। घर में भी तो हम बजट बनाते हैं कि इतना जो पैसा है वो हम अपने खाने पीने में खर्च करेंगे, इतना जो पैसा है वो बिल्स वगैरह में जाएगा, या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं। सो इसीलिए मैथ्स का जो जुड़ाव है वो सोशल साइंस के अंदर भी है, सो दैट फैमिली बजट बना सके। फैमिली के बजट प्लानिंग के अंदर भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो भी हम लोग मैथ्स के अंदर ग्राफ पढ़ते हैं, वो ग्राफ हम हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, वो ग्राफ हम हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर 1861 में कॉटन का जो इंडिया के अंदर कॉटन का जो बाहर जाना होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो कितना होता था, तो आप ग्राफ के तरीके से तौर पे पढ़ सकते हो। और ग्राफ जो है वो
आपके ज्योग्राफी में भी यूज़ हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ हो सकता है, टेम्परेचर ज्योग्राफी में मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर मापते हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब, तो ये भी पता होना चाहिए। तो मैथ्स की तो चीज़ें हैं ये, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कितना खरीदना है, कितना बेचना है, ये सब कुछ जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है। कितना बिका है, कितना आया है, कितनी बचत हुई है, कितना क्या बोलते हैं हमने खर्च किया है, वो सब कुछ मैथ्स का है। तो इसलिए सोशल साइंस और मैथ्स का तो जुड़ाव है ही, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, देखो साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस टॉपिक ज़रूर दिया है, लेकिन इसको अच्छे से बताया नहीं है। बट इसके अंदर ये है कि अगर हम एक समाज का हिस्सा हैं तो पक्का हमारी कोई साइकोलॉजी भी होगी। साइकोलॉजी का मतलब है हमारा मनोविज्ञान भी होगा। हम किसी एक तरीके से सोचते होंगे, किसी एक तरीके से चलते होंगे, समाज किसी एक तरीके से व्यवहार करता होगा। तो उसी बारे में है कि यदि आपको समाज को पहचानना है तो समाज के मनोविज्ञान को भी पहचानना पड़ेगा। इसलिए मनोविज्ञान, क्योंकि सोशल साइंस में हम ह्यूमन्स का ही तो स्टडी करते हैं, तो हमें ह्यूमन का स्टडी करें तो ह्यूमन की साइकोलॉजी का भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये इसका लिंक है। सोशल साइंस में हम समाज का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनकी साइकी यानी कि उनके मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और समाज का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सब हम पढ़ते हैं। सो सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ रिलेशन कैसा है? जो सोशल साइंस का साइंस के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि हम हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी प्रकृति की चीज़ें हैं जो हम साइंस में भी पढ़ते हैं और सोशल साइंस से भी पढ़ते हैं, इसलिए इसका जुड़ाव है। मैथ्स तो हमारे पूरे जीवन का पार्ट है ही, तो इसलिए मैथ्स हमें पढ़ना चाहिए। सोशल साइंस के अंदर भी मैथ्स हम पढ़ते हैं, और मतलब मैथ्स के बिना तो कुछ भी, मतलब हर हर चीज़ में मैथ्स है। अगर आप हिस्ट्री की, अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री के स्टूडेंट है और हिस्ट्री में अगर आपको डेट पता करनी है कि आज से इतने साल पहले कितनी डेट थी, इवेंट कब हुआ था, आपको उसके लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साइकोलॉजी यानी कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ये एक और दो और पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कि सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेशनशिप है। फिर आता है लैंग्वेज एंड साइंस, ठीक है। लैंग्वेज एंड साइंस के अंदर क्या बात आती है? लैंग्वेज एंड साइंस का मतलब ये है कि सोशल साइंस का लैंग्वेज के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। अब देखो, लैंग्वेज का मतलब है भाषा। आप क्या बिना भाषा के कोई चीज़ पढ़ा पाओगे? मतलब अगर हम सामान्य विद्यालय या स्टूडेंट्स की बात करें, तो क्या आप बिना लैंग्वेज के कोई टॉपिक ऐसे समझा सकते हो, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किए बिना या नॉन वर्बल के बिना? वर्बली ही समझाओगे, हर जगह पे ऐसे ही समझा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। अगर आपको कोई आइडिया एक्सप्रेस करना है, कोई विचार एक्सप्रेस करना है, अगर आपको कुछ ग्रहण करना है, मतलब कुछ चीज़ सीखने, कोई नॉलेज ग्रहण करनी है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे लिखा है साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो आपका साहित्य है, जो आपका लिटरेचर है, वो समाज का दर्पण है। दर्पण का मतलब है आईना है। जैसा आपका समाज होगा वैसा ही आपके बुक के अंदर भी, या आप जो भी चीज़ लिखोगे, आप जो भी कहानी बनाओगे, जो भी पोएम बनाओगे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेरे समाज में या मेरे आसपास बहुत गर्मी है, तो मेरी पोएम और कविताओं में या फिर मेरी जो कहानियाँ होंगी उसमें भी कहीं गर्मी का जिक्र ज़रूर होगा, ठीक है। उसमें भी पानी की कमी का जिक्र ज़रूर होगा, पानी के बचाव के बारे में मैं सुझाव ज़रूर देती नज़र आऊँगी। तो आपका समाज जैसा होता है, समाज का असर साहित्य पे पड़ता है, तो इसलिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। और यही आपकी पाठ्य सामग्री भी है। आपकी कोई भी पाठ्य सामग्री किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी होती है, कहानी, कविताएँ, ये सब कुछ आप यूज़ करोगे लैंग्वेज का। और दूसरा, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल इन सभी में तो होगा, कहानी में होगा, उपन्यास वगैरह जो भी होता है, कहानी होता है, कविताएँ होती हैं, न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो भी आप पढ़ोगे, सोशल साइंस के अंदर सब में लैंग्वेज का यूज़ होगा। इसके अलावा लैंग्वेज ये होता है जिससे हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और नॉलेज ग्रहण करते हैं। सेकेंडली, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन आस्किंग क्वेश्चन, और हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने में और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में, मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने में। इसलिए लैंग्वेज और सोशल साइंस का भी रिलेशन है। और जो आर्ट होता है, आर्ट यानी कि जो कला होती है, उसका भी सोशल साइंस से रिलेशन है। अब देखो, कला है यानी कि आर्ट है, सौंदर्यात्मक ज्ञान, आपको एस्थेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान है, हम समाज में रहते हैं। समाज में कभी कभी हमको एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जिसके अंदर हम थोड़ा सा आराम से सुकून से रह सकें, तो उसके लिए आपको आर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी, शायद कोई पेंटिंग देख के आपको बहुत अच्छा लगे, क्या कोई एक कमरे का आपको पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि वो एस्थेटिक फीलिंग देता है। तो बहुत सारे ऐसे महान चित्रकार, संगीतकार, नाट्यकार, नक्काशीदार जो एनग्रेव करते हैं, जो नक्काशी करते हैं, मतलब जो गेट वगैरह पे नक्काशी करते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उसका भी असर जो है, मतलब उससे रिलेटेड है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ऐसे 11th क्लास की अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें लियोनार्डो दा विंची का नाम है। द लास्ट सपर है, मोनालिसा, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, और उस समय रियलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था। रियलिस्टिक जो आर्टिस्ट हैं वो बन करके उभर के आए थे, ऐसा लग रहा था कि पिक्चर हमसे बात कर रही है। तो वही चीज़ है। तो ये सोशल साइंस का आर्ट के साथ भी है। सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कौन से उपन्यासकार रहे जो सबसे फेमस रहे, कौन सा ऐसा संगीतकार था जिसको हम स्टैटिक जीके भी कहते हैं बेसिकली,
तो ये सब है। इसके अलावा आर्ट के अंदर जो भी चित्र, ग्राफ, नक्शे जो होते हैं, मतलब जो मैप्स होते हैं, उनका स्टडी भी करते हैं, आकृतियाँ और भवन। तो इवन हिस्ट्री के अंदर भवन निर्माण, यानी कि भवन के अंदर कौन से डिज़ाइन यूज़ हुआ है वो भी टॉपिक है, कि आप गॉथिक शैली, एक होता है गॉथिक स्टाइल में आपने बना रखा है, इंडो और क्या था, इंडो सारा सैनिक शैली है, उसके अंदर आपने भवन निर्माण किया हुआ है, कि कैसे किया हुआ है। मतलब इसकी टेक्निकलिटी पे जाने की जरूरत नहीं कि भवन निर्माण क्या और इतना लिखा भी नहीं हुआ है, बस ये है कि सोशल साइंस का जुड़ाव इससे तो होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया सोशल साइंस का जुड़ाव बाकी सब्जेक्ट से, जैसे नेचुरल साइंस से, यानी कि जो साइंस होती है, जो विज्ञान होता है, उसके साथ कैसा जुड़ाव है, और मैथ्स के साथ कैसा जुड़ाव है, साइकोलॉजी के साथ कैसा जुड़ाव है, लैंग्वेज के साथ कैसा जुड़ाव है, आर्ट के साथ कैसा जुड़ाव है। अब हम ये 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, नॉट 2, मतलब ये 2 वो पेजेस और हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट। अब देखो सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है, जोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सिविक्स आता है जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, सिविक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, और सोशियोलॉजी आता है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसका इन सब के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो देखो यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस ये माने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। क्योंकि हम सोशल साइंस में वही सेम चीज़ आप लिखोगे, मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के जो संबंध है, इंटरेक्शंस जो हो रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है टू गेट सोल्यूशंस एंड हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस। अब देखो स्कूल की ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हो रहा है कि हमारा समाज ना बहुत चेंज हुआ है, विज्ञान के आने की वजह से हमारे समाज में बहुत चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस आने की वजह से हमें नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे सामने। तो बच्चे के सामने जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन देने का काम कौन करेगा, स्कूल। हमें अगर निर्णय लेना है तो उसका काम भी कौन करेगा, स्कूल। यानी कि निर्णय मतलब स्कूल जो है हमें हेल्प करेगा निर्णय लेने में। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। अब आ जाओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है सोशल साइंस का जुड़ाव कैसे है हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री एंड सोशल साइंस देखो, हिस्ट्री इट कनेक्ट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका असर फ्यूचर में, उसका असर प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में हम जो भी निर्णय लेंगे उसका असर फ्यूचर पे देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री के अंदर हम अपनी पुरानी जो घटना होती है उनका अध्ययन करते हैं, पुराने शासन कालों में जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी गलतियां हमने की होंगी, उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो शासन कालों की गलतियां दूर करना, जो पहले कर चुके हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो कर चुके हैं, उनको ठीक करना। सभ्यता, इसके अंदर हिस्ट्री में हम सभ्यता, हमारा जो भी सभ्यता, हमारा जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी खान पान है, और ये सब भी देखने को मिलता है। हमारे ट्रेडिशन के अंदर हमारे पुराने इतिहास में उठा करके देख लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी शासक के प्रति न्यौछावर कर दी हो, या वफादारी जिसको हम कहते हैं, कि मतलब हम फेथफुल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कहानियों में, हिस्ट्री की, जिसमें हम फेथफुल रहे हैं। तो अब वो फेथफुल जो मतलब उस जो फेथफुलनेस है एक तरीके से, वो आप सीख सकते हो। हम प्लानिंग करके चल सकते हैं, जैसे हड़प्पन सभ्यता में बहुत ज़्यादा प्लानिंग थी। हाँ, जो हड़प्पन कल्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो प्लान्ड सिटी थी और वो अर्बन सेंटर था। तो हम ये प्लान की चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो पिछला गलती हो चुका है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम फ्रीडम सीख सकते हैं कि कैसे हमने हिस्ट्री में, इतिहास में फ्रीडम को लेने की कोशिश करी, मतलब कैसे हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, हमने कैसे गुलामी से आज़ादी हुई, हमारे अंदर नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो भी जागृत होती है। तो इसलिए सोशल साइंस का संबंध हिस्ट्री से भी, क्योंकि हम ये सब समझते हैं, सहयोग समझते हैं, भाईचारा समझते हैं, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब भी गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। इसीलिए सोशल साइंस का संबंध है हिस्ट्री के साथ। ठीक है, अब आता है ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। क्यों ज्योग्राफी को सोशल साइंस का पार्ट इसलिए रखा गया है, देखो हम समाज का हिस्सा हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, समाज में हम उठते बैठते हैं, तो इतिहास हमें जानना ज़रूरी है, सो दैट हम आगे वो गलती ना करें जो हम इतिहास में कर चुके हैं, अतीत में कर चुके हैं। सेकेंडली, हम समाज का हिस्सा हैं और हमारे आसपास पूरा भौतिक एनवायरनमेंट है, पूरा भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण के अंदर अग्नि भी है और आग भी है, मतलब हाँ अग्नि भी है, मतलब पानी भी है, वायु भी है, सब कुछ है। ठीक है, मिट्टी भी है, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी हैं, सब कुछ है। तो ज्योग्राफी, हमें अपनी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी 2 प्रकार की होती है, 11th और 12th के हिसाब से अगर बताएं तो फिजिकल ज्योग्राफी भी होती है, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर इन सब के बारे में पढ़ते हैं। 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ाया गया है इंडिया का और वर्ल्ड का।
ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है कि ह्यूमन कहाँ पे सेटलमेंट बनाता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 2 प्रकार की ज्योग्राफी होती है। और क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और हम पर हमारी आसपास की सभी चीज़ों का असर पड़ेगा, तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी बेसिकली घर का अध्ययन करता है। देखो, ज्योग्राफी वो जियोलॉजी होता है, सॉरी हाँ, वो इकोलॉजी होता है, सॉरी इकोलॉजी में हम घर का अध्ययन करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी का मतलब है जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी कि जब आप अर्थ का स्टडी करते हो। अब अर्थ के ऊपर तो बहुत सारे घर भी हैं। घर इन द सेंस कि एनिमल्स का घर भी है, प्लांट्स का घर भी है, ये इंसेक्ट्स का घर भी है और मनुष्य का घर भी है। तो फिर इसलिए घर का अध्ययन किया जाता है। हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो भी है, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इन सब का भी वो पढ़ते हैं, इन सबको भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास चीज़ें होती हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रक्रिया, प्रोसेस, एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं उसकी क्या खूबसूरती है, उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से संसाधन है। हिस्टोरिकल इवेंट, ये भी समझना पड़ेगा कि वो कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारी ज्योग्राफी में चेंजेस आए हैं। घटना का कालक्रम, जिसको हम कहते हैं, वो घटना का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो भी। पृथ्वी व लोगों का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में, और ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए सोशल साइंस में हिस्ट्री भी है एक सब्जेक्ट, एक पार्ट, और ज्योग्राफी भी। हिस्ट्री इसलिए सो दैट हम अपने अतीत को समझ सकें और वर्तमान में वो गलती ना कर सके और ना ही फ्यूचर में वो गलती कर सके। सेकेंडली, ज्योग्राफी के साथ सोशल साइंस का इसलिए रिलेशनशिप है क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास पूरा भौतिक एनवायरनमेंट, पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट है, जिसमें सब कुछ है। नदी भी है, नदी नाले जो भी हम कह लें, और हवा और क्लाउड्स वगैरह सब कुछ है जिसका असर हम पे पड़ता है। तो इसलिए हमें ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट, इसके अंदर 3 वो हैं सब्जेक्ट्स, 3 आते हैं सब्जेक्ट। एक है सिविक्स, सिविक्स है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिविक्स, सिविक्स एंड सोशल साइंस, क्योंकि हम समाज का पार्ट हैं और समाज के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारा एक सरकार भी है। सरकार के हिसाब से हम एक अच्छे नागरिक होने चाहिए क्योंकि हम इस राष्ट्र के अच्छे नागरिक हैं। तो इसलिए सिविक्स का भी सोशल साइंस से रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखा है लीडरशिप एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब देखो, लीडरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है। एक अच्छा लीडर होना, और वो अच्छा लीडर बने ताकि वो हमारा रोल मॉडल बन सके। तो लीडरशिप एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। राजनीति में किसको हमें वोट देना है और हमारा क्या अधिकार है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सिविक्स के अंदर, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, तो हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। इसलिए सिविक्स का, यानी कि नागरिक शास्त्र का, सोशल साइंस के साथ रिलेशनशिप है। शासन प्रणाली कौन सी अच्छी है, ये हमें पता होना चाहिए, सो दैट हम उससे रूल हो सके, भविष्य में हम योग्य नागरिक बन सकें, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभाएं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम अच्छा व्यवहार करें। अच्छे व्यवहार का गया देना, हे भगवान, यहाँ पे लिखा है अच्छे व्यवहार का ज्ञान देना। ठीक है। अच्छे व्यवहार का ज्ञान जो होता है वो देना। ज्ञान समझते हैं ना, ज्ञान मतलब जो नॉलेज होता है वो देना। रिस्पेक्ट करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो डिबेट एंड डिस्कशन भी करना। कोई भी सरकार की पॉलिसीज़ आई है, डिबेट डिस्कशन करना। सो हमें समझ आया कि क्योंकि हम समाज का पार्ट हैं, तो हमें अतीत भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए। सेकेंडली सिविक्स, यानी कि क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं और हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम जिस शासन प्रणाली, जिस पॉलिटिकल सिस्टम से रूल होते, गवर्न होते हैं, उसके बारे में हम डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। और जिसको हमने चुना है एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपना, तो उसकी पॉलिसी भी हम डिबेट एंड डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। इसलिए सोशल साइंस ज़रूरी है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हमें इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि भाई हमें बजट बनाना है। राष्ट्र का भी बजट होता है, वैसे घर का भी बजट होता है, तो उसके लिए पता होना चाहिए हमें किस चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। उपयोग, कौन सी चीज़ अच्छी है, उपयोगी है, उत्पादन, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और ज़रूरत हमारी रोटी कपड़ा मकान है, इसलिए भी हमें इकोनॉमिक्स, या क्योंकि हम ना आर्थिक एक्टिविटी तो करते ही हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक क्रियाएं। अपना जीवन यापन करने के लिए तो आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी ना, सो दैट भुखमरी का शिकार ना हो, गरीबी का शिकार ना हो। और अगर ये सब होगा तो अशांति फैल जाएगी। अगर भुखमरी होगी, हंगर होगा, गरीबी, पॉवर्टी होगी, तो अशांति फैल जाएगी। अशांति का मतलब होता है एक तरीके से ट्रबल सम चीज़ें हो जाएंगी। अशांति को वैसे टर्मोइल भी कहते हैं, और अशांति फैल जाएगी। और अशांति फैल गई ना तो पाप भी बढ़ जाएगा। पाप यानी कि अगर देखो किसी के पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो वो चोरी चकारी करेगा तो पाप बढ़ेगा। तो इसलिए हमें अपने इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और समाज में हमें पैसा भी कमाना है, जीवन यापन करना है, तो इकोनॉमिक्स सीधा सीधा मिल जाता है इससे। तो इसलिए इसका रिलेशन तो इसके साथ है ही। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री का रिलेशनशिप है, ज्योग्राफी का रिलेशनशिप है, सिविक्स का रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है। अब लास्ट है 5, सोशियोलॉजी का रिलेशन क्यों नहीं होगा सोशल साइंस के साथ। हम समाज का हिस्सा हैं,
सोशियोलॉजी का मतलब है सोशियोलॉजी, यानी कि समाज के बारे में अब पढ़ना, समाज एक समाज ऐसा व्यवहार क्यों करता है उसका अध्ययन करना। यहाँ पे लिखा है समाज, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में तबके बने होते हैं, कुछ ट्राइब्स बनी होती हैं, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी ना, जिसके अंदर वो है कि ब्राह्मण हैं, वैश्यास हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास शूद्र। तो ये जो वर्ण सिस्टम है, क्योंकि हम इसका पार्ट हैं, और डिस्क्रिमिनेशन बहुत समय पहले बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी ने और बहुत सारी कास्ट ने डिस्क्रिमिनेशन झेला है, ये सब चीज़ें तो सोशियोलॉजी का पार्ट बन जाता है ये। और ये पॉलिटिकल यानी कि सिविक्स का भी पार्ट बन जाता है, तभी हमने क्या दिया हुआ है, फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आपस में कोरिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये सब कुछ मिक्स करके पढ़ाना ज़रूरी है। समाज है, तबका है, वर्ण व्यवस्था, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो इसमें समाज का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। उचित नियमों का पालन करते हैं, जो भी उचित नियम सही नियम होंगे उनका पालन करेंगे। सामाजिक तत्वों से सामाजिक विज्ञान का निर्माण हुआ है। देखो, समाज के तत्वों नहीं, समाज के तत्वों में कौन कौन आता है, सोसाइटी आती है, कम्युनिटी कॉम आती है, धर्म आता है, जाति आती है, सब कुछ आता है। तो समाज के तत्वों यानी कि जो सामाजिक कंटेंट्स हैं बेसिकली, उन्होंने सामाजिक विज्ञान को बनाया है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर हम इन्हीं चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं, सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, कास्ट का अध्ययन करते हैं, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ का अध्ययन करते हैं, संस्था, मूल्य, रीति रिवाज। हमें सोशियोलॉजी में अपने सोसाइटी में, अपने समाज में मूल्य मिलते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, परिवार, स्कूल, चर्च, धर्म आदि। तो इन सब का तो होना ही है। मतलब अगर ये हम, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं, तो ये सब सोशल साइंस का पार्ट तो हो गई, क्योंकि सोशल साइंस में हम समाज का अध्ययन करते हैं, मानवों का अध्ययन करते हैं। और मानव अगर जातियों में बटा है, मानव अगर धर्मों में बटा है, लैंग्वेज भाषाई तौर पे बटा हुआ है, उसके अलग रीति रिवाज परंपराएं हैं, परिवार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग हैं, स्कूल जो हैं वो अलग अलग है, कहीं पे मदरसे भी हैं, कहीं पे स्कूल्स भी हैं, चर्च भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, और ये जो गोल्डन टेम्पल क्या बोलते हैं उनको, जो ये गुरुद्वारे हैं, ये भी हैं। सो बेसिकली इतनी जब अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये भी तो सोशल साइंस का पार्ट होगा ना। तो इसलिए सोशल साइंस का जो रिलेशनशिप है, तो हमने क्या पढ़ा कि सोशल साइंस का रिलेशनशिप जो है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी है। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि नेचुरल साइंस, मैथ्स, साइकोलॉजी, ठीक है, और बाकी आर्ट, लैंग्वेज, इन सब के साथ भी है। तो ये तो हो गया सोशल साइंस का रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। बट नाउ सोशल साइंस रिलेशनशिप विद इट्स ओन सब सब्जेक्ट, जैसे कि सोशल साइंस का रिलेशनशिप है हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ कैसा है, ठीक है, और जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स है, और सोशियोलॉजी, इन सब के साथ कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी यहाँ तक है, उसके अंदर हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट था, दिस वाज फर्स्ट यूनिट। इसका एक टॉपिक रह गया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करके, ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करके एक रह गया है, वो हम कर लेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करके वो हम कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम 4th यूनिट पर चल लेंगे, या फिर हम 4th यूनिट पर पहले चल जाएंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।